आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस तज्जिये में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डिजिटल गोल्ड का सराब। हम सिस्टमैटिकली ये जायज़ा लेंगे कि आखिर इन क्रिप्टो करेंसीज की हकीकी वैल्यू यानी असली कीमत आखिर है क्या, और जब हम इनका मुकाबला फिएट मनी या गोल्ड जैसे ट्रेडिशनल एसेट से करते हैं तो सच्चाई क्या निकल कर आती है। ये एक ऐसी अहम डिबेट है जिसने आजकल पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींची हुई है। यहाँ सबसे बुनियादी सवाल ये पैदा होता है जो हमें लाजमी सोचना चाहिए, आखिर पैसे को उसकी कदर मिलती कहाँ से है। हर रोज़ हम जो एसेट्स खरीदते हैं, बेचते हैं या महफूज करते हैं, उनके पीछे आखिर ऐसी कौन सी ठोस चीज़ है जो उन्हें कीमती बनाती है। ये एक अहम सवाल है जो इस पूरे तज्जिये की बुनियाद बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आज के इस तज्जिये को 5 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला, करेंसी की बेसिक्स। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी की आमद। तीसरा, इनहेरेंट वैल्यू यानी ज़ाती कदर की तलाश। चौथा, बिटकॉइन और गोल्ड का मुकाबला। और पांचवा, सरमायाकारी की अमली हकीकतें। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हिस्सा नंबर 1, द बेसिक्स ऑफ करेंसी, अंडरस्टैंडिंग फिएट मनी। अब देखिए, जो रिवायती फिएट करेंसी होती है जैसे डॉलर, पाउंड या रुपए, इनका निज़ाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। सोर्स के मुताबिक ये करेंसीज हुकूमतों की बैकिंग पर चलती हैं, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत से पेचीदा इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर, अगर मुल्क में इन्फ्लेशन यानी अफराती ज़र बहुत बढ़ जाए या गवर्नमेंट पर कर्जा बहुत ज़्यादा हो तो उस करेंसी की कदर तेज़ी से गिर सकती है। इसलिए सिर्फ करेंसी को होल्ड करके ये उम्मीद लगाना कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एक तरह की गैम्बलिंग यानी जुआ है, क्योंकि ये फैक्टर्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आइए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। हिस्सा नंबर 2, एंटर द क्रिप्टो करेंसी, द डिजिटल चैलेंजर। अब जरा इस मैसिव नंबर पर गौर कीजिए, $2.5 ट्रिलियन। ये वाकई कोई छोटी रकम नहीं है। 2024 तक के डेटा के मुताबिक दुनिया भर में हजारों की तादाद में जो क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड हो रही हैं, उनमें लगभग $2.5 ट्रिलियन फंसे हुए हैं। ये फिगर दिखाता है कि लोग इस डिजिटल ट्रेंड के पीछे किस कदर पैसा लगा रहे हैं, खासतौर पर वो नौजवान जो रातों रात बड़े मुनाफे की उम्मीद रखते हैं। लेकिन एक मिनट के लिए ठहर कर सोचिए, ये आखिर है क्या? क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक प्योरली ऑनलाइन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसकी कोई फिजिकल शक्ल नहीं होती। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि इन्हें कॉइन या सिक्का कहना महज एक मार्केटिंग गिमिक है। यह सिर्फ इसलिए कहा जाता है ताकि ये सुनने में किसी हकीकी करेंसी जैसा लगे। असल में ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद कंप्यूटर कोड है। और इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हकीकत क्या है? देखिए, जब हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो पीछे एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ट्रांजैक्शंस बिल्कुल अनोनिमस यानी गुमनाम होती हैं। अगर आपने पेमेंट कर दी तो उसे रिवर्स करना या चैलेंज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कोई रिकोर्स नहीं मिलता। और सोर्स के मुताबिक यही अनोनिमिटी और रेगुलेशन का ना होना इसे क्लैंडस्टाइन या गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। ये इस पूरे निज़ाम का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब हम इस तज्जिये के तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हिस्सा नंबर 3, द सर्च फॉर इनहेरेंट वैल्यू, टैंजिबल वर्सेस इनटैंजिबल। चलिए इन दोनों एसेट्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है गोल्ड यानी सोना। सोना एक टैंजिबल यानी ठोस चीज है, इसके एक्चुअल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। और दूसरी तरफ है बिटकॉइन, जिसका पूरा वजूद सिर्फ डिजिटल है। इसको माइन करने का जो प्रोसेस है वो सोर्स के मुताबिक एक टोटली मेड अप यानी मसनूई कंप्यूटर प्रोसेस है, जिसमें बस पेचीदा मैथ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते हैं। यहां तक कि बिटकॉइन की जो स्कैर्सिटी यानी कमी है वो भी आर्टिफिशियली कोड के जरिए बनाई गई है। फिजिकल एसेट्स की वैल्यू आखिर कैसे तय होती है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। सोने को जमीन से निकालने पर एक्चुअल लागत आती है। डेटा दिखाता है कि ये कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन तकरीबन $1400 फी आउंस है, जबकि इसकी रीसेंट मार्केट प्राइस $2350 के करीब रही। ये जो $1400 की फिजिकल माइनिंग कॉस्ट है, ये असल में प्राइस के नीचे एक ठोस फ्लोर यानी बुनियाद फराहम करती है, जो इसकी कीमत को बिल्कुल जीरो होने से रोकती है। जबकि दूसरी तरफ डिजिटल एसेट्स में इस तरह का कोई फिजिकल कॉस्ट फ्लोर मौजूद ही नहीं होता। इस बुनियादी फर्क को समझने के बाद आइए चौथे हिस्से पर आते हैं। हिस्सा नंबर 4, बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड, द अल्टीमेट डिबेट। अगर दोनों की मार्केट साइज को कंपेयर करें तो स्केल का फर्क वाकई बहुत बड़ा है। गोल्ड की टोटल मार्केट वैल्यू रफली $15 ट्रिलियन है, जबकि बिटकॉइन का टोटल मार्केट कैप लगभग $1.3 ट्रिलियन है। सोर्स बताता है कि क्रिप्टो के प्रोपोनेंट्स इस ह्यूज डिफरेंस को एक मार्केटिंग पिच के तौर पर यूज करते हैं। वो दावा करते हैं कि अगर गोल्ड की वेल्थ का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा भी बिटकॉइन में शिफ्ट हो गया तो बिटकॉइन की प्राइस आसमान को छू सकती है।
लेकिन ठहरिए, सोर्स एंड क्लेम्स का सिस्टमैटिकली जवाब देता है। आइए इन दावों को स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएट करते हैं। पहला क्लेम है स्केर्सिटी का। प्रोपोनेंट्स कहते हैं बिटकॉइन लिमिटेड है, लेकिन सोर्स का रिबटल है कि मार्केट में हजारों और क्रिप्टोज एग्जैक्टली वैसी ही मौजूद हैं, तो ऐसी भी क्या स्केर्सिटी। दूसरा क्लेम है यूटिलिटी का। सोर्स वाजे करता है कि इसके एक्चुअल रियल वर्ल्ड कमर्शियल यूजेस ना होने के बराबर हैं। और तीसरा पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी। हम ये कहते हैं ये आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, मगर सोर्स पॉइंट आउट करता है कि इस प्रोसेस में हिडन ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स और लंबा वक्त लगता है। ये टोटली फ्री या इंस्टेंटेनियस बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये है कि बुहरान यानी क्राइसिस के वक्त कौन कैसा परफॉर्म करता है। 2020 की शुरुआत में जब कोविड-19 का क्राइसिस आया तो मार्केट का रिएक्शन देखने वाला था। जब दुनिया में फियर फैला तो स्टॉक मार्केट के साथ साथ बिटकॉइन की वैल्यू भी तेजी से गिर गई, लेकिन इसके बरक्स सोने की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ। सोर्स के मुताबिक इस हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से साबित होता है कि गोल्ड ने एक सेफ हेवन के तौर पर परचेजिंग पावर को महफूज रखा, जबकि बिटकॉइन ने एक इंतहाई वॉलेटाइल रिस्क एसेट की तरह बिहेव किया। एक और बड़ा आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है वो है यूनिकनेस, यानी बिटकॉइन का टोटली मुनफरिद होना। हम ये कहते हैं कि इसका ब्रांड मजबूत है और इसकी सप्लाई हमेशा के लिए फिक्स्ड है, लेकिन सोर्स इस पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है। उनका मानना है कि मार्केट में बिल्कुल ऐसी ही हजारों क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मौजूद हैं, और सबसे अहम बात, इसकी अपर सप्लाई लिमिट का जो दावा है वो आखिर में है तो कोड ही ना। उस कोड को बदला भी जा सकता है, इसकी कोई फॉरएवर गारंटी नहीं होती। तो चलिए अब इस जायजे के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। हिस्सा नंबर 5, इन्वेस्टमेंट रियलिटीज, द फाइनल टेक अवे। आजकल लोग इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए ETFs का रुख करते हैं, जो स्टॉक्स की तरह ट्रेड होते हैं, लेकिन मुसन्निफ का इस पर क्लियर स्टैंड है। ऐसे नैरोली फोकस ETFs जो सिर्फ बिटकॉइन या किसी मखसूस क्रिप्टो पर बेस्ड हों, उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ऑथर इन्हें हेवीली डिस्करेज करता है, और इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इनमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं, और सबसे बड़ी खामी यह है कि इनमें वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती जो रिस्क को कंट्रोल करने के लिए लाजमी होती है। तो फिर सोर्स के मुताबिक प्रैक्टिकल और सेफ अप्रोच क्या होनी चाहिए? उन्होंने 3 अहम स्टेप्स बताए हैं। पहला, ऐसी चीज़ों से बचें जो टोटली स्पेक्युलेटिव हों, जिनके पीछे कोई ठोस बुनियाद ना हो। दूसरा, रिस्क को कम करने के लिए हमेशा ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल करें। और तीसरा, अगर आप इमर्जिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनना ही चाहते हैं तो ऐसे तरीके ढूंढें जो इनडायरेक्ट और सेफली डाइवर्सिफाइड हों। उन असासों पर बराह रास्त डिपेंड ना करें जिनकी अपनी कोई इनहेरेंट वैल्यू ही ना हो। इस पूरे तज्जिए को हम इस इंतहाई अहम सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। क्या वाकई कोई ऐसा डिजिटल एसेट जिसकी अपनी कोई इनहेरेंट वैल्यू यानी अपनी कोई ज़ाती कदर ना हो, वो लॉन्ग टर्म में दौलत को महफूज रखने का जरिया बन सकता है? या फिर आखिर में ये सब सिर्फ एक और डिजिटल शराब साबित होगा? ये एक ऐसा प्रवोक करने वाला सवाल है जो वाकई हमें गहराई में सोचने पर मजबूर करता है। उम्मीद है इस जायजे से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस टॉपिक पर अपनी तहकीक जरूर जारी रखिए। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे।